चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर संसद को रबर स्टैंप बनाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के गुप्त दस्तावेजों को सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा जा रहा। उन्होंने दावा किया कि इस समझौते में एक ऐसा क्लॉज है जो भारतीय कृषि बाजार को विदेशी कंपनियों के हवाले कर देगा, जिसे सरकार जानबूझकर छिपा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों पर संसद भवन के बाहर कड़ा पलटवार किया। शाह ने कहा कि विपक्ष अब फर्जी खबरों की फैक्ट्री बन गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की समझ नहीं है और वे सिर्फ चीन और पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देने का काम कर रहे हैं। शाह ने चुनौती दी कि विपक्ष सबूत पेश करे या देश से माफी मांगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कोलकाता में एक रैली में ममता ने गरजते हुए कहा, अगर मनरेगा का बकाया पैसा सोमवार तक नहीं आया तो हम केंद्र के खिलाफ आर्थिक असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार बंगाल को झुकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल की शेरनी किसी से नहीं डरती। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता के बयान को देशद्रोही भाषा करार दिया। शुभेंदु ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से बौखला गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र का पैसा गरीबों के खाते में जाने के बजाय टीएमसी के गुंडों की जेब में जा रहा है और अब हिसाब देने के समय ममता बनर्जी नौटंकी कर रहे हैं। संसद के बजट सत्र में आज समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा फिर से उठाया। अखिलेश ने कहा कि सरकार सबका साथ का नारा देती है, लेकिन सबकी गिनती से डरती क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पिछड़ों और दलितों का आरक्षण पिछले दरवाजे से खत्म करने के लिए निजीकरण का खेल खेल रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनावी हिंदू बताया। मौर्य ने कहा कि जब सत्ता में थे तो गुंडों और माफियाओं की गिनती करते थे, आज पिछड़ों की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि 2027 में जनता साइकिल को पूरी तरह पंक्चर कर देगी, क्योंकि सपा का डीएनए ही परिवारवाद है। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि एलजी विनय सक्सेना दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। आतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2 चलाने की कोशिश कर रही है। हमारे विधायकों को 50-50 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे सबूतों के साथ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के आरोपों को शराब घोटाले से ध्यान भटकाने का ड्रामा बताया। सचदेवा ने कहा कि आपके नेता खुद अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों से डर रहे हैं और सहानुभूति बटोरने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अगर कोई ऑफर मिला है तो आतिशी उसका ऑडियो या वीडियोस जारी करे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर पलटीमार राजनीति का नया आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी अब बीजेपी के बंधक बन चुके हैं। बिहार में पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और सुशासन बाबू की जुबान पर ताला लगा है। उन्होंने कहा कि जनता अब थक चुकी है और बदलाव तय है। केंद्रीय मंत्री और बिहार से सांसद गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कहकर संबोधित किया। गिरिराज ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने कहा कि आरजेडी का मतलब ही रोज जंगल राज डेली है और बिहार की जनता उस काले दौर को कभी नहीं भूलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट पर बड़ा हमला बोला है। शिंदे ने कहा कि बाला साहेब के विचारों को बेचने वाले आज हमें गद्दार कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना वह है जो हिंदुत्व के साथ खड़ी है, न कि वह जो सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में जा बैठी है। शिंदे ने दावा किया कि आगामी बीएमसी चुनाव में मशाल बुझ जाएगी। शिवसेना और बीजेपी सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर पलटवार करते हुए कहा कि चोरों के सरदार को जल्द ही जनता सबक सिखाएगी। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वह खोके पैसे के दम पर बनी है और दिल्ली के इशारे पर नाच रही है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2026 के अंत तक यह सरकार गिर जाएगी। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर फिर से एक विवादित टिप्पणी की है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि द्रविड़ विचारधारा ही असली सामाजिक न्याय है, जबकि उत्तर भारत की राजनीति धार्मिक भेदभाव पर टिकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी विभाजनकारी नीति थोपना चाहती है, जिसे तमिल लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने उदयनिधि के बयान को हते स्पीच बताया। अन्नामलाई ने कहा कि डीएमके एक एंटी हिंदू पार्टी है जिसका मकसद सिर्फ एक खास वर्ग को खुश करना है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बार बार सनातन धर्म को गाली देते हैं। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की चर्चा के दौरान सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा कि यह बिल वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की एक सरकारी साजिश है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को उनकी अपनी ही जमीनों से बेदखल कर उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को जवाब देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड कोई देश के ऊपर नहीं है। हिमंत ने कहा कि तुष्टीकरण का दौर अब खत्म हो चुका है। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब किसान की जमीन पर कब्जा किया है तो सरकार उसे वापस लेकर रहेगी, चाहे कोई कितना भी चिल्लाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज मध्य प्रदेश के दौरे पर महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बेटी बचाओ का नारा सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित है। असलियत में अपराधी सरकार के संरक्षण में घूम रहे हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना को वोट खरीदने का जुमला बताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को महिलाओं की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है। सिंधिया ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब महिलाओं पर हुए अत्याचारों पर प्रियंका जी क्यों चुप थीं? उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बहनें पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़ी हैं। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने पंजाब के फंड रोके जाने पर केंद्र सरकार को तानाशाह कहा। राघव ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों से बदला ले रही है क्योंकि उन्होंने काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया था। कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोकना पंजाब के बीमार लोगों की सांसें रोकने जैसा है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मान सरकार पर नशे के कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगाया। जाखड़ ने कहा कि पंजाब में बदलाव नहीं बर्बादी आई है। आज पंजाब का हर तीसरा युवा नशे की गिरफ्त में है और मुख्यमंत्री अपने आकाओं को खुश करने के लिए हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट को संविधान की हत्या बताया। झा ने कहा कि सरकार देश को राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ ले जाना चाहती है जो भारत की बहुलवादी संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का एक ब्लूप्रिंट है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि बार बार चुनाव होने से देश के विकास का पहिया रुकता है। मेघवाल ने कहा कि विपक्ष को देश के पैसे और समय की बर्बादी की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की चिंता है। उन्होंने कहा कि यह सुधार देश हित में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र से मिलने वाले टैक्स शेयर पर दक्षिण भारत के साथ अन्याय का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम 100 रुपए टैक्स देते हैं और बदले में हमें सिर्फ 13 रुपए मिलते हैं। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे जंतर मंतर पर धरना देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिद्धारमैया के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। सीतारमण ने कहा कि फंड का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दरार पैदा करके देश को बांटना चाहते हैं। येमेन नेता कल्पना सोरेन ने झारखंड में आदिवासी अस्मिता की रैली में बीजेपी को ललकारा। कल्पना ने कहा कि झारखंड को लूटने वाली बाहरी ताकतों को हम खदेड़ देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे झारखंड के खनिज संसाधनों को अपने कॉर्पोरेट मित्रों को बेचना चाहते हैं, लेकिन आदिवासी समाज अपनी जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेगा।